Good evening, student. After completing the anatomy of lungs, now in this video we will try to learn about the mechanism of breathing. Breathing involves two processes. A process by which the atmospheric air is drawn in the lung is called as inspiration, and a process by which the alveolar air which is present inside the lung is released out into the atmosphere is called as expiration. These inspiration and expiration processes will follow the laws of volume and pressure. So let's try to learn about the mechanism of breathing in detail. To understand the mechanism of breathing, we have to first understand कि under which condition inspiration and expiration will take place. So whenever the intrathoracic pressure, that is intrapulmonary pressure, is negative compared to the atmospheric pressure, the inspiration will take place. So for inspiration, that is taking in the atmospheric air, will happen whenever the intrapulmonary pressure is negative compared to atmospheric pressure. So हम इंस्पायरेशन तब कर सकते हैं जब लंग्स में का प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा. ओके, यहाँ पे एक ग्रेडियंट होना चाहिए. एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में का प्रेशर कम है, तो नेचुरली द एयर विल गो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ओके, एंड अंडर विच कंडीशन द एक्सपायरेशन विल टेक्स प्लेस? द एक्सपायरेशन विल टेक्स प्लेस when the intrapulmonary pressure is positive, that is more compared to atmospheric pressure. सो जब भी लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब एयर जो है, एल्वियोलर एयर जो है, जो एयर लंग्स में प्रेजेंट है, वो लंग्स से बाहर आ जाएगी एटमॉस्फेयर में. सो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट पे काम कर रही है. ह्यूमन लंग्स के अंदर हमेशा एवरी टाइम देयर इज अ निगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर. जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर से हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर ये हमेशा कम होगा. दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव पल्मोनरी प्रेशर, और ये पल्मोनरी प्रेशर हमें हेल्प करेगा इंस्पायरेशन में. ओके, इन टोटल ह्यूमन कैन परफॉर्म 4 टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट. वी कैन परफॉर्म नॉर्मल इंस्पायरेशन, secondly we can perform force inspiration, thirdly we can perform normal expiration, and we can also perform force expiration. So these are the 4 respiratory movement that we can perform normally. Okay, नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी नॉर्मली सांस लेना, और नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी नॉर्मली सांस छोड़ना. लेकिन ये सांस जो है, हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं उसके बाद भी हम सांस ले सकते हैं. जैसे कि हमने सांस ली, इसके बाद भी हम सांस ले सकते हैं अगर हम जानबूझ के फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें. क्लियर? तो ये जो इंस्पायरेशन है जो हमने जानबूझ के किया, इसे हम बोलते हैं फोर्स इंस्पायरेशन. क्लियर? वैसे ही नॉर्मल जब हम सांस छोड़ते हैं
इसके बाद भी हम फोर्सफुली जानबूझ के सांस छोड़ सकते हैं। ये जो सांस छोड़ने की प्रोसेस है जिसमें हम फोर्सफुली सांस छोड़ रहे हैं बाहर, कॉन्शियसली सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स एक्सपायरेशन। सो ये चारों प्रोसेसेस हम कर सकते हैं। हमें एक एक करके ये देखना है कि ये मूवमेंट्स कैसे ऑपरेट होती है और वो क्या मैकेनिज्म है जिसके वजह से हम नॉर्मल इंस्पायरेशन कर सकते हैं या तो फोर्स इंस्पायरेशन कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होता है और फोर्स एक्सपायरेशन कैसे होता है। सो हमने पहले ही बोला कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो भी प्रोसेस है वो प्रेशर और वॉल्यूम्स के लॉ को फॉलो करता है। That is Boyle's law, where P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2। ये लॉ फॉलो होता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट में। अब हमारे लंग्स का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट इस तरीके से है कि हम कोई भी वॉल्यूम चेंज ये पल्मोनरी वॉल्यूम में नहीं कर सकते। हम जो भी वॉल्यूम चेंज करते हैं वो थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करते हैं और वो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम अल्टीमेटली अल्टर करता है पल्मोनरी वॉल्यूम को। यानी अगर हमें लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है तो हमें थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हमें लंग्स का वॉल्यूम कम करना है तो हमें थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। ये समझने के लिए पहले हमें वो अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी जिसके वजह से ये वॉल्यूम अल्टरेशंस होंगे। सो अगर हम सिंपल डायग्राम निकालने की बात करें तो लेट्स से कि दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम and this is a rib cage, this is a sternum actually, and this is episternum, okay. Here we can visualize the cut ends of ribs, and here we can visualize the vertebra, so these are the vertebrae, and here to the episternum we can find the dome shaped diaphragm, which is attached to sternum as well as to the vertebral column. Now this total cavity is thoracic cavity, and inside this thoracic cavity we are having our lungs. So this is our lungs which are present in the thoracic cavity, and this volume, the volume which is drawn by blue outline, is a pulmonary cavity. So अगर हमें पल्मोनरी कैविटी में या तो फिर पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंजेस करने हैं तो हमें थोरैसिक कैविटीज के वॉल्यूम में चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस ट्रांसमिट हो जाएंगे लंग्स के इसमें। नाउ नॉर्मली इन द ह्यूमन वी आर हैविंग अ नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नॉर्मली लंग्स का प्रेशर कैसा है। नॉर्मली जो लंग्स में प्रेशर है वो नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस लंग्स इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, द प्लूरा विच इज कवरिंग द पैरेन्काइमा ऑफ लंग, दिस इज अ visceral layer of pleura which is adhered to the parenchyma of lungs, and second layer of pleura which is attached with the vertebral column and sternum is the parietal layer.
नाउ एज these two layers are interconnected, so if the lungs wants to collapse, ये कोलैप्स नहीं हो सकता क्योंकि ये जो विसरल प्लूरा है, ये विसरल प्लूरा अटैच है पैराइटल प्लूरा को, और पैराइटल प्लूरा अटैच है स्टर्नम को और वर्टिब्रल कॉलम को. सो व्हेनेवर द लंग्स वांट्स टू कोलैप्स, दीज प्लूरा विल प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग. सो लंग्स जो है वो हमेशा फूला हुआ रहेगा, और फूला हुआ होने की वजह से उसके अंदर पहले ही एयर मौजूद रहेगी. ये एयर लंग में से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, और इसके वजह से, ये जो फूलने के वजह से, इसके अंदर पहले ही निगेटिव प्रेशर है. क्लियर? अब अगर ये निगेटिव प्रेशर हमने और ज़्यादा निगेटिव बना दिया तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में से एयर जो है वो लंग्स में आ जाएगी. तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें जो भी ये पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको और बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अगर हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. सो वेन एवर वी इंक्रीज द वॉल्यूम इट विल रिड्यूस द प्रेशर. सो इंक्रीज इन वॉल्यूम विल डिक्रीज इन प्रेशर. क्लियर? सो ये जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो और ज्यादा कम करने के लिए, कम क्यों करना है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करना है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा तो ग्रेडियंट सेट होगा, और ग्रेडियंट सेट होगा तो एटमॉस्फेयर की एयर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी. ये वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा तब ये प्रेशर कम होगा. तो एक्चुअल में हमको थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है. वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और कम होगा, पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स में आ जाएगी. क्लियर? सो ये जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन की प्रोसेस, ये करने के लिए हमें थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा. सो कौन सी मसल है जो हमें हेल्प करेगी थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाने में? इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस एक्टिवली होगी और कौन सी प्रोसेस पैसिवली होगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. इन केस ऑफ ह्यूमन, नॉर्मल इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, यानी यहाँ पे हमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिवली मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. इंस्पायरेशन करने के लिए हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है, उसमें एनर्जी खर्चा होगी, इसीलिए ये हो गई एक्टिव प्रोसेस. सो नॉर्मल इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस. फोर्स इंस्पायरेशन इज ऑल्सो अ एक्टिव प्रोसेस, while normal expiration is a passive process. But force inspiration is also a active process. ये कौन सी प्रोसेस एक्टिव है और कौन सी प्रोसेस पैसिव है, ये हमें जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा वैसे वैसे समझ में आएगी. लेकिन अभी आप याद में रखो कि नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. फोर्स इंस्पायरेशन भी एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ भी हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. लेकिन जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी वो वापस से जैसे ही रिलैक्स होगी, वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. इसीलिए नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के लिए हमें अलग से एनर्जी खर्चा नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए ये पैसिव प्रोसेस है. लेकिन फोर्स एक्सपायरेशन करने के लिए हमें अलग सेट्स ऑफ मसल को यूज करना पड़ेगा, और वो जब हम यूज करेंगे अलग सेट ऑफ मसल तो उस मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसलिए उसमें एनर्जी खर्चा होगी. तो फोर्स एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है. नाउ इंस्पायरेशन कैसे होगा? इंस्पायरेशन करने के लिए हमें थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. सो थोरैसिक वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे? तो पहली जो स्टेप होगी इंस्पायरेशन की वो होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंस्पायरेशन, so the first step of inspiration is contraction of डायफ्राम. सो सबसे पहली जो स्टेप है इंस्पायरेशन की वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्लैट. ओके, एंड ये जब फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम तो इस तरीके से दिखने लग जाएगा. सो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम
इतना वॉल्यूम लंग्स के एक्सपेंशन के लिए बढ़ गया। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस लैटरल व्यू, देन दिस इज अ पोस्टीरियर साइड and this is the anterior side. That means this is a dorsal side and this is a ventral side. So जहां हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड वाली साइड हमारी पोस्टीरियर साइड है, यही हमारी डॉर्सल साइड है, और यहां जहां हमारी स्टर्नम है ये साइड हमारी एंटीरियर साइड है, और यही साइड हमारी वेंट्रल साइड है। So after the first step, that is after contraction of diaphragm, ये जो डोम है डायफ्राम का ये फ्लैटेंड हो जाएगा, और ये डोम फ्लैटेंड होने की वजह से ये जगह बढ़ जाएगी। सो इट विल इंक्रीज द पोस्टेरियो एंटीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये जो डायमीटर है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर या तो फिर डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर, ये डायमीटर लंग्स का थोरेसिक कैविटी का बढ़ जाएगा, और इसके वजह से लंग्स को फैलने में ईजियत होगी। इसके अलावा द सेकंड स्टेप ऑफ इंस्पायरेशन प्रोसेस, हमें दो इंपॉर्टेंट मसल चाहिए इंस्पायरेशन करने के लिए। हमें पहली मसल चाहिए डायफ्राम। दिस डायफ्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेनिक मसल। सो डायफ्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेनिक मसल। ओके, सो सबसे पहले फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसका मतलब है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके वजह से डॉर्सो वेंट्रल या तो फिर एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाएगा। अब सेकंड मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। सेकंड मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो